हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 पढ़ेंगे। आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये नए स्टेट्स को बनाने या जो पुराने स्टेट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, उनके एरिया को चेंज करने, उनको ऑल्टर करने, बाउंड्रीज को चेंज करने या उनके नाम को बदलने के बारे में बात करता है। Parliament may, by law, form a new state by separation of territory from any state. Parliament law के द्वारा एक नया स्टेट बना सकती है by separating territory from any state. यानी कि मान लीजिए ये एक ए स्टेट है, तो पार्लियामेंट इसका जो एक टेरिटरी है वो सेपरेट कर देगी और इसको एक नया स्टेट बना देगी, स्टेट बी। तो ये क्या हो गया, एक नया स्टेट फॉर्म हो गया। और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, इसके अलावा दो स्टेट्स को मिक्स करके उनको यूनाइट कर दिया, तब भी वो एक नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। मान लीजिए ये एक स्टेट ए है और एक ये स्टेट बी है, तो अब क्या करेगी, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा इसको एक ही स्टेट बना देगी। और ज़रूरी नहीं है टू स्टेट्स को मिला के ही बनाया जाए, टू और मोर स्टेट्स, तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए 3 स्टेट्स हैं, इन तीनों को मिलाकर एक स्टेट बना दिया। और पार्ट्स ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। पार्ट ऑफ स्टेट्स ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्टेट को ही बना दिया जाए। मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्टेट, आधा हिस्सा इस स्टेट का ले लिया, आधा इसका ले लिया और इसको मिला के एक स्टेट बना दिया गया, पार्ट्स ऑफ स्टेट। और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, और कोई सी भी टेरिटरी, मान लीजिए ये एक अलग से टेरिटरी है, ये एक स्टेट है, तो इसको भी मिला के एक स्टेट बनाया जा सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकती है, कैसे भी, किसी स्टेट, कुछ दो स्टेट्स को, 3 स्टेट्स को मिक्स करके एक स्टेट बना सकती है, या 3-4 स्टेट से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लिया, ऐसे बना सकती है, या एक ही स्टेट को 2 टुकड़ों में बांट दिया, ऐसे। तो पार्लियामेंट फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन of territory from any state or by uniting 2 or more state or parts of state or by uniting any territory to a part of any state. Clause B, increase the area of any state. किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट लॉ के द्वारा। C, diminish the area of any state. किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकती है, उसे छोटा कर सकती है। D, alter the boundaries of any state. किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। एंड alter the name of any state. किसी भी स्टेट का जो नाम है उसमें भी चेंजेस पार्लियामेंट कर सकती है। तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट को बनाने, उसके एरिया को छोटा करने, बड़ा करने, या उसकी बाउंड्री को ऑल्टर करने, या फिर उसके नाम को चेंज करने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है। अब हम यहाँ एक केस देखते हैं। यह है इन रे बेरूबारी यूनियन केस, 1960 में हुआ था। इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, उसमें कुछ एरिया इंडिया का था, और जो पश्चिम बंगाल है, जो इंडिया का भाग है, उसके अंदर कुछ एरिया पूर्वी पाकिस्तान का था, यानी पाकिस्तान का था। तो इससे बड़ी दिक्कत होती थी, तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि जो एरिया पूर्वी पाकिस्तान के अंदर है, जो इंडिया का हिस्सा है, वो पाकिस्तान को ही दे दिया जाए, और जो हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन वो इंडिया के अंदर है, उसको इंडिया को दे दिया जाए। तो मतलब जहाँ जो एरिया जिस कंट्री के अंदर आता है, उसको, उस हिस्से को उसी कंट्री को सौंप दिया जाए। तो टेरिटरीज की अदला बदली करनी थी कि वो क्षेत्र जो इंडिया का हिस्सा है वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, और जो पाकिस्तान का क्षेत्र है जो इंडिया के अंदर आता है वो पाकिस्तान इंडिया को दे देगा। तो अब यहाँ पे इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये था कि does the power of parliament to diminish the area of any state also include parliament's power to cede Indian territory to a foreign country? हमने अभी देखा कि आर्टिकल 3 के अंदर जो क्लॉज सी है, ये टॉक्स अबाउट डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट,
ये कहता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट लॉ बना के किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकती है, उसे छोटा कर सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट लॉ बना के इंडिया की किसी भी टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है? क्या ऐसी पावर पार्लियामेंट के पास है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 का क्लॉज सी जो है वो सिर्फ इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में बात करता है। इंटरनल कर सकते हैं, हमारे कंट्री के अंदर आप स्टेट के एरिया को कम कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई स्टेट है, महाराष्ट्र है, उसके किसी थोड़े से हिस्से को एक नया स्टेट बना दिया या उसके किसी हिस्से को दूसरे स्टेट को दे दिया, तो इस तरीके से क्या होगा, महाराष्ट्र का एरिया कम हो जाएगा। तो किसी स्टेट के एरिया को छोटा तो कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, कम कर सकती है, लेकिन जो एरिया कम किया है वो हिस्सा जो है वो अपनी कंट्री का ही हिस्सा रहता है। ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट है, हम रीएडजस्ट कर रहे हैं कि पहले ये महाराष्ट्र का पार्ट था, अब ये मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया है, ठीक है, लेकिन वो हिस्सा एक्चुअली में किसका है, इंडिया का ही पार्ट है। तो Parliament's power to diminish the area of any state under Article 3 Clause C doesn't include Parliament's power to cede any Indian territory to any foreign country। तो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 क्लॉज सी के अंदर जो पावर है किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने का, उसको कम करने का, वो इंडियन टेरिटरी को सीड करने की पावर को इंक्लूड नहीं करता है। पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के अंदर ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे दें। अगर ऐसा करना है, फॉर दैट पर्पस पार्लियामेंट हैज़ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अगर इंडियन टेरिटरी को आपको किसी और कंट्री को देना है, फॉरेन कंट्री को देना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की, उसके अंदर करना पड़ेगा। उसके अंदर ही पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। आर्टिकल 3C के अंदर पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को सौंप दे। तो आप समझ गए, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट मीन्स कि स्टेट के एरिया को कम किया जा सकता है, लेकिन जो एरिया कम किया है वो इंडिया का ही पार्ट रहेगा, वो किसी और कंट्री का पार्ट नहीं बनता। तो इसीलिए ये जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेरूबारी एरिया को पाकिस्तान को देने के लिए, उसके लिए पार्लियामेंट ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था अंडर आर्टिकल 368 के अंदर। 368 के अंदर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और तब जो बेरूबारी एरिया था उसको पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसको सौंप दिया गया था। आर्टिकल 3 का प्रोवाइजो ये कहता है कि इस पर्पस के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस होगा वो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही पार्लियामेंट में जाएगा। ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले प्रेसिडेंट क्या है, इस बिल को रेफर करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को। उस बिल से जिस स्टेट की बाउंड्रीज, एरिया या नाम अफेक्ट होने वाला है, उस स्टेट लेजिस्लेचर से उसके व्यूज़ मांगे जाएंगे। प्रेसिडेंट जो है वो बिल पहले उस स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करेगा, उससे उनके व्यूज़ मांगेगा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। वो उनको प्रेसिडेंट जो है वो उनको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड देंगे, मान लीजिए कि 15 दिन का टाइम दे दिया या 1 महीने का टाइम दे दिया कि आप इतने दिन के अंदर आप अपने व्यूज़ दीजिए कि आपका इस पर क्या कहना है। उसके बाद ही अगर जैसे जितना टाइम दिया है उतने टाइम में अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने व्यूज़ दे दिए तो ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर ने उस टाइम पीरियड के अंदर अपने व्यूज़ नहीं बताए, तो भी प्रेसिडेंट उस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो अपने व्यूज़ बताते हैं, क्या वो बाउंड करते हैं पार्लियामेंट को कि उन्हें ये व्यूज़ मानने ही मानने हैं? अगर मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा है कि नहीं, आप अपने इस बिल में, ये बिल हमें पसंद नहीं है, इसमें आप ये चेंजेस कर दीजिए, तो क्या
पार्लियामेंट उन चेंजेस को मानने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बाउंड है। इसके लिए एक केस हुआ था बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1959 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी टाइम दिया है प्रेसिडेंट ने, उस टाइम के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को अपना जो ओपिनियन है वो देना है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उस टाइम पीरियड के अंदर अपने व्यूज़ नहीं बताती है, अपने व्यूज़ नहीं देती है, कोई ओपिनियन नहीं बताती, तो फिर जो बिल है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बिना उनके ओपिनियन के। ऑल्सो पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द स्टेट लेजिस्लेचर्स ओपिनियन। पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी व्यूज़ दिए हैं उनको मानने के लिए पार्लियामेंट बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। वो चाहे तो चेंजेस कर सकती है और अगर वो चाहे तो चेंजेस नहीं भी करेगी। ठीक है। ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश reference to state legislature every time an amendment to the bill is proposed। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने बिल जो है वो रेफ़र किया स्टेट लेजिस्लेचर को, उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट कर दिए कि आप ये चेंजेस कर दीजिए। अब पार्लियामेंट ने मान लीजिए कि वो चेंजेस कर दिए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद दोबारा वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र किया जाए कि देखिए आपके चेंजेस जो आपने बताए थे वो हमने कर लिए, क्या आप ये ठीक हैं, आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं। तो हर बार जब बिल में कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे, कुछ चेंजेस किए जाएंगे, तो उसको हर बार स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एक बार उनके व्यूज़ ले लिए, उसके बाद चेंजेस के बाद ये बिल जो है डायरेक्टली पार्लियामेंट में जा सकता है। हर बार स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ लेना ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। आइए आर्टिकल 3 का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि क्लॉज ए से ई तक जब स्टेट की बात करते हैं तो उसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड है, बट जब हम प्रोवाइजो की बात करते हैं तो उसमें स्टेट में यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्लॉज ए से ई तक, क्लॉज ए से ई तक जब हम बात कर रहे हैं तो जहाँ भी हम ये जो स्टेट लिखा है इसका मतलब यूनियन टेरिटरी भी इसमें इंक्लूड है। तो पार्लियामेंट जब एक नया स्टेट बनाना है, किसी स्टेट के एरिया को कम करके, किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा के या बाउंड्रीज को चेंज करके, तो इसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। मतलब वो यूनियन टेरिटरी की बाउंड्रीज को, एरिया को, नेम को, इनको भी अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, यूनियन टेरिटरी की बाउंड्रीज में भी चेंजेस कर सकती है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है कि प्रोवाइजो में जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं और यूनियन टेरिटरी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट के लिए तो स्टेट लेजिस्लेचर को बिल रेफ़र करना ज़रूरी है। बिल रेफ़र किया जाएगा पहले स्टेट लेजिस्लेचर को, उनके व्यूज़ लिए जाएंगे, उसके बाद ही बिल पार्लियामेंट में जाएगा। पर जब यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो उसके लिए ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं आर्टिकल 3 में, क्लॉज ए में, कि जो पावर है पार्लियामेंट की वो इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करती है? पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया स्टेट बना सकती है, यूनियन टेरिटरी भी बना सकती है। कैसे? बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कोई स्टेट है और कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसको मिक्स करके, उसको यूनाइट करके भी बनाया जा सकता है, उनके किसी हिस्से को यूनाइट करके भी बनाया जा सकता है। इससे आधा हिस्सा ले लिया, इससे आधा हिस्सा ले लिया, तो अब ये नया स्टेट बना दिया। और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मान लीजिए 2 यूनियन टेरिटरी हैं तो दोनों यूनियन टेरिटरी को यूनाइट करके भी एक नया स्टेट बनाया जा सकता है या यूनियन टेरिटरी भी बनाई जा सकती है। आई होप कि आपको आर्टिकल 3 पूरी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।